नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित है और यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो इसका अंक लेते हैं वह है HDI 2023-24 के लिए, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के लिए जो जारी किया गया है उसके बारे में विस्तार से कवरेज को देखते हैं। तो ये जारी किया गया 13 मार्च 2024 को, यानी HDI 2023-24 के लिए जो जारी किया गया था वह 13 मार्च 2024 को जारी किया गया। कौन जारी करता है? UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश हैं? तो यूएनए के सभी देश, यूनाइटेड नेशन में जितने भी पंजीकृत देश 193 हैं, वे सभी देश इसमें शामिल हैं, यानी कुल देश इसमें 193 हैं। यह HDI 2022 के लिए, इससे पूर्व 2021 का जारी किया गया था, अभी 23 का जारी करना शेष है, यह ध्यान देना है। इसमें 2022 के लिए जारी किया गया है और इसका शीर्षक क्या है? HDI 2023-24 से जारी कब किया गया था? 13 मार्च 2024 को। इसके मुख्य 4 भाग हैं, यानी 4 भागों में इसमें इंडिकेट किया गया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि HDI का अधिकतम मूल्य देखें, यानी मैक्सिमम वैल्यू HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 1 के बराबर होता है तथा इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में निर्धारित किया जाता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और इसका मान 0 से 1 के बीच में इंडिकेट किया जाता है। तो इसके 4 भाग हैं। 4 भागों में देखें तो पहला भाग जो होता है, इसमें जो स्कोर निर्धारित होता है देशों के लिए 0.800 और उससे अधिक, यानी पहले भाग में वे कंट्री या देश शामिल होंगे जिसका मूल्य देखा जाए तो 0.800 और उससे अधिक जिसका स्कोर होगा वह फर्स्ट में रखा जाता है और इसको अत्यधिक उच्च HDI, यानी इन देशों का जो HDI होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, यह अत्यधिक उच्च होगा इसके बीच में जो देश होंगे। दूसरा है 0.700 से 0.799 तक, ये जो HDI मूल्य होगा ये उच्च होगा, यानी हाई होगा, यानी इसके बीच रहने वाले देशों का जो, यानी इस स्कोर के बीच जो देश होंगे उनका HDI मूल्य उच्च होगा। तीसरे पर जो है इसका जो स्कोर रेंज है 0.550 से 0.699 तक है, ये मध्यम HDI जिसमें भारत है, यानी मध्यम में भारत है, इसको हम देखेंगे, इसमें भारत, अपना देश भारत है। और चौथा जो स्कोर है 0.550 से नीचे है और ये निम्न HDI स्कोर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपने भारत देश का जो HDI मूल्य है, यानी इंडिया। HDI 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी 135वीं थी और अभी जो जारी की गई लेटेस्ट HDI 2022 में भारत की जो रैंक है 134वीं है, यानी 134th है 2022 के लिए। और इसका स्कोर है देखा जाए तो 0.644 है। इंपॉर्टेंट स्कोर भी पूछा जाता है, HDI मूल्य भी पूछा जाता है कि HDI क्या है। तो भारत के HDI 2022 जो 134वें स्थान पर है और इसका स्कोर 0.644 है। और इसको देखें तो ये मध्यम HDI में भारत है, क्योंकि इसका स्कोर रेंज हमने देखा कि 0.55 से 0.699 तक है, तो भारत इसके बीच में है। तो भारत का जो HDI मूल्य है वो मध्यम है। अब और इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में, जिसका भारत सदस्य देश है, संस्थापक सदस्य देश के रूप में है। तो भारत में जो ब्रिक्स देश है उसमें देखिए भारत का क्या स्थान है। तो भारत के स्थान को हम देख लिया है। तो ब्रिक्स के अन्य देशों को देख लेते हैं। इससे पहले पड़ोसी देश के बारे में देख लेते हैं। तो पड़ोसी देश में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें जो HDI मूल्य उसको देख लेते हैं। तो यह है चाइना जो है 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 78वें स्थान पर है, भूटान 125वें स्थान पर है, बांग्लादेश 129वें स्थान पर है, नेपाल 116वें स्थान पर, यानी ये जो पड़ोसी देश हमने देखा ये भारत से अच्छी स्थिति में है, इसका HDI मूल्य भारत से अच्छा है। पाकिस्तान का जो मूल्य 164वां, अर्थात पाकिस्तान जो है भारत से नीचे है, अर्थात निम्न HDI में है। इसके बाद देखते हैं तो ब्रिक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर, जिसका भारत संस्थापक सदस्य देश है, यानी ब्रिक्स जो है ये अपने नाम से ही आधारित देश हैं। जैसे B से ब्राज़ील है, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका है। तो इसमें देखें तो B जो ब्राज़ील है उसका स्कोर जो है HDI रैंक, स्कोर नहीं बल्कि HDI रैंक 89 है, और रसिया जो है 56 है, और जो आपका ये देखें साउथ अफ्रीका है तो 110वां है, और इंडिया का हमने देखा 134वां है। चाइना को अभी हमने देखा तो उसका 75वां था, तो चाइना 75वां, यानी इसमें देखें तो HDI मूल्य जो ब्रिक्स देशों में सबसे उच्च है वो रसिया का है। और पड़ोसी देशों में देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में जो उच्च HDI रैंक है वह चाइना का है। थोड़ी सी जानकारी ब्रिक्स के बारे में भी इसको कवर कर लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है वर्तमान में इसमें 9 देश हो चुके हैं। हालांकि इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में देखा जाए तो मात्र 4 ही थे, यानी शुरुआती के 4 अक्षर वाले हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी, यानी इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और इसकी जो शुरुआत है, यानी रसिया में इसका पहला सम्मेलन
16 जून को किया गया था, पहला सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में रसिया में किया गया था। 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, तभी ब्रिक्स हो गया। इससे पहले ब्रिक था, 2010 में इसको यानी साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। और साउथ अफ्रीका 2011 में जो चाइना में इसका सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका पहली बार भाग लिया था। और इसके देखिए टोटल पॉपुलेशन जो है वो 30% है वर्ल्ड की, और जीडीपी जो 45% है ब्रिक्स की। और इसमें कुछ लेटेस्ट के रूप में इसमें कवर करें तो जो 16वां जो लेटेस्ट ब्रिक्स होने वाला 2024 में, यानी 16th ब्रिक्स समिट 2024 में जो होने वाला है, यह 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रसिया में होगा। और 15वां जो हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, अगस्त 2023 में इसके हुआ था। 1 जनवरी 2024 से इसमें जो देश शामिल हुए, यानी 5 तो हैं, 4 देश और शामिल हुए इसमें देखें तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, यानी 4 देश इसमें शामिल कर लिए गए। ब्रिक्स में अब जो है 9 देश हो जाएंगे। जैसे कि मैंने देखा कि भारत जो है वह SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, SCO शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत की मेजबानी में 2023 में किया गया। और इसमें जो ईरान को शामिल कर लिया गया। अब तक इसमें 8 देश थे, तो अब 9 देश हो गए। भारत की अध्यक्षता में 1 देश इसमें बढ़ा है, यानी SCO शंघाई सहयोग संगठन में। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता में G20 का भी महत्वपूर्ण सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया 9 से 10 सितंबर 2023 को। और इसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया। और इसमें ग्लोबल साउथ की अवधारणा प्रमुख रूप से उठाई गई थी। और इसमें अब साउथ अफ्रीका ने EU के शामिल हो जाने के बाद ये G20 न होकर G21 हो गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी को हमने कुछ कवर किया इसमें। तो अब देखते हैं इसमें जो है करंट के रूप में देखते हैं। तो हमने देख लिया ब्रिक्स को देखा, पड़ोसी देश को देखा। इसमें टॉप 5 को भी कवर कर लेते हैं। तो टॉप 5 में देखें तो टॉप 5 SDI मूल्य में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, इसका स्कोर यह है। और दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, और चौथे स्थान पर हांगकांग, एशिया का एकमात्र देश है। हांगकांग चीन प्रशासित है, इसका स्कोर है। और 5वें स्थान डेनमार्क का स्वीडन है, यानी प्रथम 5 में देखें केवल 4 को छोड़ते हैं तो ये सारे यूरोपीय देश हैं SDI के उच्च रैंक वाले में। और 193 देशों को इसमें शामिल किया गया। तो 193 स्थान पर जो है वो लास्ट पोजीशन पर जो सोमालिया है, एक अफ्रीकी देश है, अत्यधिक गरीब और पिछड़ा देश जो अफ्रीकी है, उत्तरी अफ्रीका में है। और यह अरब सागर से लगा हुआ देश है सोमालिया। और यहाँ ज़्यादा डाकू जो होते समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। तो यह इसका SDI मूल्य सबसे कम है सोमालिया का, यानी 193 स्थान सबसे नीचे हैं। इसके बाद देखें इसको अभी हमने देखा कि जारी कौन करता है, तो UNDP द्वारा 2010 इसको जारी किया जाता है। इसमें थोड़ा ये भी कुछ और ऐतिहासिक रूप से इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसका मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में देखें तो इससे जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री थे, यानी इसको हम नीचे भी देखेंगे, इससे जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री थे, यानी इसकी अवधारणा के रूप में देख लेते हैं। तो अवधारणा जो उसकी किए थे, तो इसमें देखें तो इससे यानी UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री के रूप में देखें तो इससे जुड़े अर्थशास्त्री जो थे वह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री प्रमुखतया AK सेन यानी अमर्त्य सेन, यानी भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन जी को। तो AK सेन था। सिंगर हंस ने मानव विकास आधारित, यानी ये जो है एक, यानी मुख्य रूप से देखें तो इसमें जो आपके हैं महबूब उल हक हैं, और इनके सहयोग में देखें तो अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा सिंगर हंस ने देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक को विकसित किया। यह सूचकांक 3 चरों पर आधारित था, यानी इसमें देखें स्वास्थ्य हेल्थ, जिसे हम जन्म के समय आयु प्रत्याशा से नापते हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आयु प्रत्याशा में वृद्धि लाती है। दूसरा ज्ञान या शिक्षा, और तीसरा रहन सहन का स्तर, जिसके माप के रूप में हम क्रय शक्ति समायोजन प्रति व्यक्ति शकल के उत्पाद को लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच धनात्मक संबंध होता है। यानी इसके रूप में हम देखें तो यहाँ पर संकेतक को हमने देखा। संकेतक इसके जो 3 संकेतक इसमें लिए गए हैं। पहला जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लाइफ एफिशिएंसी इंडेक्स यानी LEI, शिक्षा सूचकांक यानी एजुकेशन इंडेक्स, और आई सूचकांक II, 3 इसके संकेतक लिए जाते हैं। यानी अभी हमने देखा कि जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, इसको हमने देखा कि जो स्वास्थ्य संबंधित, जैसे जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य संबंधित। तो इसमें देखें स्वास्थ्य, जिसे हम जन्म के समय आयु प्रत्याशा से नापते हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आयु प्रत्याशा में वृद्धि लाती हैं। तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक किससे सुधरेगा? स्वास्थ्य। दूसरा देखें ज्ञान या शिक्षा, तीसरा जो हमने आयु को लिया था, आयु का मतलब रहन सहन का स्तर, जिसके माप के रूप में हम कह सकते हैं समायोजित प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद, क्योंकि इन दोनों के बीच धनात्मक संबंध होता है। तो यह जो है इसके 3 संकेतक पर लिए जाते हैं, SDI मूल्य निकाला जाता है। कहने का सही हुआ कि इसको यदि हम देखें वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो ये SDI जो है, जैसे यहाँ पर इसको हम इसको LI कहें, और इसको EI कहें,
और इसको आई के रूप में इंडिकेट करें तो HDI मूल्य यदि अंगणितीय रूप में ज्यामिति के रूप में इसको निकालें, इसको ज्यामिति के रूप में निकालें तो इसका घनमूल होगा, यानी सभी के गुणनफल का, यानी इसका मतलब होगा LI इंटू EI इंटू II का घनमूल लेकर सभी का गुणा करके घनमूल निकाल दें तो यह HDI मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यह वर्तमान दृष्टिकोण से इसको निकालने का तरीका है। तो इसमें देखें तो यह इसके बाद यानी हमने देखा अवधारणा के रूप में देख लिया, इसके बाद संकेतक के रूप में हमने देख लिया कि संकेतक की कभी कभार संकेतक कुछ देखते हैं कि इसमें कौन कौन संकेतक शामिल हैं, तो 3 संकेतक इसमें शामिल किए जाते हैं। और देखा जाए यहाँ पर तो आपका ये बनता है, यानी अन्य देश को भी थोड़ा शामिल कर लें इसमें, कभी कभार ये भी पूछ देता है। तो अन्य देश इसमें देखें तो जर्मनी 4थे स्थान पर, सिंगापुर 9वें स्थान पर, UK यूनाइटेड किंगडम 15वें स्थान पर, कनाडा 18वें स्थान पर, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये जो है 20वें स्थान पर, जापान 24वें स्थान पर, इसराइल 25वें स्थान, फ्रांस जो है 28वें स्थान पर है। तो ये अन्य देशों के बारे में हमने देख लिया। ये जो महत्वपूर्ण रूप से यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इसको हमने देखा संक्षेप में कि ये जो है HDI 2023-24 के लिए जिसको जारी किया गया था, देख लिया जाए 13 मार्च 2024 को। अब एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को उठाते हैं इस भाग में, वो है CIC के बारे में। तो इसमें देखते हैं यह है 7 मार्च 2024 को, 7 मार्च 2024 को, यानी इसमें देखें 7 मार्च 2024 को यूपी के नए CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। कौन बनाए गए? RK विश्वकर्मा जी को। ये पांचवें जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, और ये जो पूर्व कार्यवाहक DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक DGP रह चुके हैं, जो वर्तमान में RK विश्वकर्मा CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए उत्तर प्रदेश के। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, और 3 वर्ष होगा या इनकी उम्र 65 वर्ष जो भी पहले होगा, इनका कार्यकाल यह होता है। यूपी में जो गठन किया गया था वो 14 सितंबर 2005 को इसका गठन किया गया था। और ये भी देख लें, चौथे जो थे CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के श्री भवेश कुमार जी थे, और पहले जो थे जस्टिस MA खान थे, जिनका कार्यकाल देखें तो 22/3/2006 से 9/7/2008 तक था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो देखिए वर्तमान में देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल शामरिया हैं। ये ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा और डिटेल इसको कर लेते हैं। तो CIC के बारे में देखें, CIC क्या है, यानी जो सूचना आयुक्त है, यानी जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त है, इसमें देख लेते हैं ये जो है यह एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है, एक संवैधानिक निकाय नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक उच्च प्राधिकारी स्वतंत्र निकाय है। केंद्र में प्रारंभ में 5 आयुक्त थे, यानी केंद्र में जो है प्रारंभ में 5 आयुक्त नियुक्त किए गए थे 2005 से। देखें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त थे और 4 आयुक्त थे, और वर्तमान देखें तो 7 आयुक्त हो गए, जिसमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य आयुक्त इसमें रखे गए हैं। और यह देखें तो कार्मिक विभाग के अंतर्गत CIC आता है, और कार्मिक विभाग के अंतर्गत जितने भी हैं उसको देख लेते हैं। तो CIC यानी मुख्य सूचना आयोग यानी कमीशन भी आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके बाद देखें CBI, CAT, UPSC, SSC, लोकपाल और CPC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और इसमें देख लेते हैं तो यह राज्य में देखें तो राज्य में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। और अभी केंद्र में देखा कि वर्तमान में 7 इसमें है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य होते हैं, अन्य आयुक्त। एक जो प्रासंगिक है यानी सामरिक जो मुद्दा है, ED के बारे में ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि जो ED है वह देखा जाए तो ज़्यादा मतलब समाचारों में इसका उल्लेख चल रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और अन्य जो हैं, यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन पर ED की कार्रवाई, और आपके जो हैं जितने मंत्री उन पर कार्रवाई, और देश के अन्य भागों में ED पर लेकर के जो है लोग इस पर ज़्यादा चर्चित हैं कि लोग ED क्या है। तो इसको देख लेते हैं। ये प्रवर्तन निदेशालय है, यानी ED जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसका पूरा रूप है, और इसका हिंदी रूप प्रवर्तन निदेशालय। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखें तो आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय एक कानून प्रवर्तक और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। कौन? ED। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी डिटेल में करते हैं। तो यह जानकारी इसमें निकलती है। किसका गठन? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? अपने देश की आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, तो अपनी आज़ादी के समय ही इसका गठन कर दिया गया था। शुरुआत में 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के, यानी शुरुआत में देखें तो शुरुआत में 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रवर्तन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था इसको। बाद में इसे 1960 में प्रशासन के लिए राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर ED यानी प्रदर्शन निदेशालय कब कर दिया गया? 1957 में किया गया।
ईडी को वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। ईडी किसके अंतर्गत है? तो यह राजस्व विभाग के अंतर्गत है और ये राजस्व विभाग किसके? वित्त मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पूरे देश यानी इसका मुख्यालय मेन मुख्यालय देखें तो मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और पूरे देश में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इसका नेतृत्व जो करता है वो एक IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी होता है इसका मुखिया। और इसके तहत विशेष यानी इसमें देखें 2 विशेष कानून के प्रावधान को लागू करने के लिए इसके कार्य को सौंपा गया है। एग्जाम पूछा जाता है तो इसमें देखें तो इसके लिए 2 विशेष कानून कौन से? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसको फेमा कहा जाता है 1999 में फेमा लाया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2000 धन शोधन निवारण अधिनियम 2000 यानी PMLA के प्रावधानों को लागू करने का कार्य इसको सौंपा गया किसको? ईडी को। तो ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रहा ईडी और इसके बारे में हमने करंट अफेयर्स के रूप में देखा CIC की जो 33 नियुक्ति की गई है और हमने देखा ये जो है HDI के बारे में थे। 2 टॉपिक हमने कवर किया। अन्य टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वीडियो के अंक पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।